क्लास 10 सोशल साइंस को तुम इस 15 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहे होगे, जिसके अंदर हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनकी हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। और फिर वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो तुम्हारे हर साल रिपीट होते ही होते हैं, और क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। एक भी पार्ट अगर तुमने इसका स्किप किया ना तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 10th में हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के अंदर 20 आउट ऑफ 20 ही स्कोर करोगे। और सबसे लास्ट में तुम्हें मोस्ट रिपीटेड PYQs मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये सिंगल वीडियो तुम्हारी जितनी भी मैराथन चल रही है ना 5-5, 6-6 घंटे की, उन सभी को ये तुम्हारा बीट कर रहा होगा। तो बस शांति से जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसको स्टोरी की तरह सुनो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से, जो की है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस चैप्टर के अंदर तुम्हें बस 4 टॉपिक्स ही पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि एकदम हलवा टॉपिक है। चलो समझाता हूँ क्या है। तो होता क्या है कि फ्रांस में पहले टाइम में 3 टाइप्स के लोग थे, एक तुम्हारा किंग और एक रॉयल फैमिली, दूसरे तुम्हारे थे रिच लोग, ठीक है, और तीसरे थे कॉमन लोग, मतलब फार्मर्स और वर्कर्स। अब प्रॉब्लम क्या थी कि टैक्स सिर्फ कॉमन लोग देते थे, और ये जो किंग होता था ना वो ऐश करता था, मतलब फुल मौज मस्ती, और गरीब लोग अपने बेचारे भूखे रहते थे। अब तुम सोचो, अगर तुम मेहनत करो और कोई और मजे करे, मतलब तुम बिना बात के टैक्स दिए जा रहे हो और तुम्हारे पैसे पर कोई और मजे कर रहा है, तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं? ऑब्वियसली तुम्हें आएगा गुस्सा। तो फिर क्या हुआ, 1789 में लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने बास्टिल जेल को तोड़ दिया। मतलब कि ये जो जेल थी ना वो किंग की पावर का सिंबल था। अब लोगों ने उसको तोड़ दिया और फिर बोलने लगे अब से सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, सबको राइट्स मिलेंगे और किंग सबसे ऊपर नहीं होगा। अब इसमें तुम्हारे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए। फर्स्ट तुम्हारा लिबर्टी है, ये है तुम्हारा आजादी, ठीक है। सेकंड इक्वालिटी, मतलब सब बराबर, और थर्ड है फ्रेटर्निटी, जो कि है तुम्हारा, इसको भाईचारा की तरह समझ सकते हो। मतलब कि प्रोटेस्ट में उन्होंने इन 3 वर्ड्स को सबसे आगे रखा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया और लोग समझ गए कि देश का मतलब सिर्फ राजा नहीं होता, देश का मतलब पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं। और यही नेशनलिज्म का बर्थ था। तो एकदम सिंपल वर्ड में समझाया, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड टॉपिक, जो कि है जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब इसको भी अच्छे से समझाता हूँ। तो पहले जर्मनी एक कंट्री नहीं था, 39 छोटे स्टेट्स थे, हर स्टेट का एक अलग किंग और अलग रूल्स होते थे। अब सोचो, अगर इंडिया 39 पार्ट्स में हो जाए तो स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या? नहीं ना। तो तब इस सीन में आए ओटो वन बिस्मार्क। अब ये तुम्हारा एकदम स्मार्ट लीडर था। अब इसने क्या किया कि इसने 3 वॉर लड़ी, साथ में दुश्मनों को हराया और सब स्टेट को एक झंडे के नीचे ले आया। मतलब कि 1871 में जर्मनी यूनाइटेड हो गया। तो सिंपल लैंग्वेज में कभी कभी किसी कंट्री को बनाने के लिए प्लानिंग प्लस पावर दोनों चाहिए, और यही चीजें तुम्हारी इस बंदे के पास थी। तो इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इटली यूनिफिकेशन। अब सेम जर्मनी की तरह भी इटली भी एक स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब इटली के लिए 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे। फर्स्ट था ज्यूसेपी मैजिनी। अब इसने आइडिया दिया कि इटली को एक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन था तुम्हारा कैवर, जिसने इस सब की प्लानिंग की थी। और थर्ड थे गैरीबेल्डी, जिसने आर्मी को साथ लेकर लड़ाई की थी। अब इन तीनों की हेल्प से तुम्हारा 1861 में इटली यूनाइट हो गया। मतलब कि तुम ये समझ सकते हो इटली का यूनिफिकेशन तुम्हारा टीम वर्क पर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। बहुत ही सिंपल, अपने वर्ड में तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बैल्कन प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या है कि बैल्कन एरिया में अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी। अब सब लोग बोलते थे कि ये मेरा लैंड है, ये हमारा लैंड है, मतलब सब अलग अलग कंट्री चाहते थे। अब धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। आखिर एक छोटी सी इंसिडेंट, एक लीडर की हत्या से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। समझ गए ना, यहीं से तुम्हारी ये वर्ल्ड वॉर की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे ये 4 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट थे। अब ये चारों ही मैंने तुम्हें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सिंपली इन 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लगाना है। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। तो जैसा मैंने समझाया है ऐसा ही करना। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आंसर को अपने वर्ड में कैसे बना के लिखना है, तो उसके लिए मैंने लास्ट वाली वीडियो अपलोड की है, उस पर जाके देख लेना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसके अंदर भी तुम्हें 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करना है। फर्स्ट है तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में हुआ था। अब इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर स्कूल का मॉनिटर गलत काम करे और पूरी क्लास उससे बात करना बंद कर दे, तो मॉनिटर स्ट्रांग रहेगा क्या? नहीं ना। यही चीज तुम्हारी गांधी जी ने ब्रिटिश के साथ की थी। उन्होंने ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। अब ये सब हुआ क्यों था, क्यों गांधी जी ने ये स्टार्ट किया? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें 1919 में अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बजा दी थी।
हम इंडियंस लोगों पर, ठीक है। और सेकंड था रोलेट एक्ट, मींस बिना ट्रायल के जेल। अब इन्हीं चीजों से लोग गुस्से में थे। तो तब इस सीन में गांधी जी ने एंट्री मारी और बोला कि ब्रिटिश को सपोर्ट ही मत करो, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ो, फॉरेन कपड़े जलाओ और जितने भी टाइटल्स हैं उनको वापस करो, कोर्ट को बायकॉट करो। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पहली बार लोग इतनी बड़ी संख्या में इस मूवमेंट का पार्ट बने, मतलब कि करोड़ में थे लोग। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट रोक दिया, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्लस दांडी मार्च, जो 1930 में हुआ था। अब बिल्कुल सिंपल वर्ड में भी इस टॉपिक को समझते हैं चलो। तो ब्रिटिश लोगों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। अब ऐसी चीज पर टैक्स लगा है, मतलब तुम सोचो कि नमक हर घर की बेसिक चीज है और उस पर भी टैक्स लगा दिया। अब गांधी जी को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने 240 माइल्स चलकर दांडी पहुंच गए और वहां समुद्र से वो नमक उठाने लगे और बहुत सारा नमक उठाया। अब वो जो चलकर गए थे यही तुम्हारा दांडी मार्च था। अब जो वो गलत लॉ था ना, उसको तोड़ना उनके लिए सही था, मतलब सभी लोगों के लिए, जिससे लोगों का फायदा हुआ। और इस मूवमेंट में लोगों ने टैक्स देना बंद किया, साल्ट लॉ तोड़ा और ब्रिटिश गुड्स बायकॉट किए। अब ये मूवमेंट तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो समझ गए ना, ये तुम्हारा सेकंड टॉपिक था। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, खिलाफत मूवमेंट। ये मुस्लिम लोगों का मूवमेंट था। अब हुआ क्या था कि टर्की के खलीफा को ब्रिटिश ने वीक कर दिया था। अब इसी बात पे इंडियन मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया और गांधी जी भी उनके साथ में लग गए, मतलब उनको सपोर्ट करने लगे। और इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग हुई। अब इतना तो तुम समझ ही गए होगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसके अंदर सिंपली कॉन्सेप्ट ये था कि नेशनलिज्म सिर्फ गांधी जी का काम नहीं था, वो था फार्मर्स जो कि हाई टैक्स से परेशान थे, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का जो कि ब्रिटिश स्कूल छोड़े थे, और थर्ड है तुम्हारा वुमेन जिन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, और फोर्थ थे तुम्हारे बिजनेसमैन जिन्होंने स्वदेशी को सपोर्ट किया। और इसीलिए ये तुम्हारा मूवमेंट पावरफुल बना। तो समझ गए ना सभी के क्या क्या रोल्स थे। तो बस ये 4 टॉपिक थे तुम्हें इस चैप्टर के अंदर करने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है सिल्क रूट। अब इसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि सिल्क रूट एक ट्रेड रूट का नेटवर्क था जो चाइना, एशिया, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इन सभी को कनेक्ट करता था। अब ये कोई रोड नहीं था, ये मल्टीपल रूट का नेटवर्क था। अब इसका नाम सिल्क रूट क्यों था? बिकॉज चाइना का सिल्क यूरोप में बहुत फेमस था। अब सिल्क चाइना से यूरोप जाता था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ट्रेड होती थी। अब चाइना से तुम्हारा सिल्क और पोर्सेलियन, और इंडिया का तुम्हारा स्पाइसेस, कॉटन और प्रीशियस स्टोन्स, अरब कंट्रीज का तुम्हारा हॉर्सेस, ग्लास, और यूरोप का तुम्हारा वूल और मेटल्स। अब ट्रेड में सिर्फ गुड्स नहीं जाते थे, सिल्क रूट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आइडियाज भी ट्रेवल करते थे। अब तुम्हारा एग्जाम्पल है बुद्धिज्म इंडिया से चाइना गया, ठीक है, और फूड हैबिट्स स्प्रेड हुई, ठीक है, और साथ में कल्चर मिक्स हुआ, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई। मतलब कि सिल्क रूट ने दुनिया को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और यहीं से तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो देख लो सिल्क रूट की हेल्प से कितना कुछ हुआ। बस इस टॉपिक के अंदर तुम्हें यही पढ़ना है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड टॉपिक, 19th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन। अब ये तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट बिग स्टेज था। इस टाइम पर वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, मतलब मशीन्स आ गई थी। अब क्या चेंज हुआ? तो सिंपल, इसमें 3 टेक्नोलॉजीज ने वर्ल्ड को कनेक्ट किया, जिसमें फर्स्ट था तुम्हारा स्टीम शिप्स जो कि समुद्र में फास्ट ट्रांसपोर्ट था, सेकंड रेलवेज जो कि गुड्स एंड फास्ट मूव करने लगे थे, और थर्ड था टेलीग्राफ जिसकी हेल्प से मैसेज सेकंड्स में दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते थे। मतलब कि लाइफ थोड़ी और इजी हो गई थी। अब ट्रेड कैसे बदला? एग्जाम्पल, इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता था और ब्रिटेन कॉटन लेके क्लोथ्स बनाता था। फिर ब्रिटेन करता क्या था? मशीन मेड क्लोथ्स को इंडिया में सेल करता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें इंडिया के हैंडलूम वीवर्स का बिजनेस खत्म होने लगा, क्योंकि जो मशीन से बने हुए क्लोथ्स है ना, वो कम रेट में मिल रहे थे। इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। तो इस टॉपिक के लिए तुम्हारा समझना इतना ही इनफ है, तुम अपनी तरफ से आंसर बना लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 में हुआ था। अब 1929 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। अब स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पता होगा कि जहां कंपनीज का शेयर बाय और सेल होता है, ठीक है। जब क्रैश हुआ तो लोगों का पैसा डूब गया, बैंक्स कोलैप्स हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि मिलियंस में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ये सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा, क्योंकि दुनिया ट्रेड से कनेक्टेड थी, इसीलिए इफेक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर हुआ। इंडिया पर इम्पैक्ट उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनी था। अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है, व्हीट, कॉटन और जूट। ये डिप्रेशन के बाद इन 3 चीजों की डिमांड गिर गई थी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फार्मर्स को पैसा कम मिलने लगा, प्राइसेस
एकदम नीचे गिर गए और फार्मर्स डेब्ट में डूबते चले गए। ठीक है, इसीलिए इंडिया भी क्राइसिस में आ गया। तो बस इस टॉपिक में यही था, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। इसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब ये क्या था, चलो समझाता हूँ। तो ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंट्रीज समझ गई कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया तो फिर से क्राइसिस आ सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी। जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस जगह का नाम ब्रेटन वुड्स ही था। और फ्यूचर में डिप्रेशन ना आए उसके लिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बनाए IMF और वर्ल्ड बैंक, जिनका गोल था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर तुम्हें यही 4 टॉपिक्स करने थे। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके अंदर तुम्हें फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करना है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आओ इसको भी अच्छे से सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। तो सोचो 1700 का जो यूरोप था ना, वहां पे फैक्ट्रीज नहीं थी। कपड़ा कैसे बनता था पता है? आओ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो पहले सबसे पहले मर्चेंट मतलब जो तुम्हारा व्यापारी होता था वो विलेज में जाता था, फिर वो लोगों को रॉ मटेरियल देता था, मतलब कॉटन या वूल। अब लोग अपने घर पर ही स्पिनिंग और वेविंग करते थे। अब जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता तो मर्चेंट वापस आके फिनिश्ड गुड्स कलेक्ट करके चला जाता था। अब इस सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम भी बोलते थे। अब इसका फायदा क्या था? 3 फायदे थे। एक तो विलेजर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती थी, दूसरा मर्चेंट को चीप लेबर मिलता था, और तीसरा प्रोडक्शन बढ़ गया। बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्शन स्लो था, क्योंकि सारा काम तुम्हारा हैंडमेड था। अब इसी प्रॉब्लम ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। समझ गए? फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर के अंदर ये था। अब आता है तुम्हारा सेकंड टॉपिक, फैक्ट्रीज का राइज, मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ईयर 1700 के एंड में इंग्लैंड में मशीन्स इन्वेंट हुई। सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन थी तुम्हारी स्टीम इंजन, जो कि जेम्स वॉट ने की थी। अब स्टीम इंजन ने तुम्हारी मशीन्स को पावर दी, जिससे कि काम फास्ट होने लगा और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया और फैक्ट्रीज बनने लगी, और इसीलिए फैक्ट्रीज पावरफुल हो गई। अब इसके अंदर तुम्हारे वर्कर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसमें उन्हें 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता, बहुत कम सैलरी मिलती थी और चाइल्ड लेबर कॉमन था, और साथ में फैक्ट्रीज एनवायरमेंट अनहेल्दी था और वर्कर्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, इसके बाद लेबर्स लॉ बनाए गए। ठीक है, तो बस इतना ही हुआ था इस टॉपिक के अंदर तुम्हारा। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, चलो बताता हूँ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में लेट आता है। अब जब तक ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर तुम्हारा इंडिया का कॉमन रोल था रॉ मटेरियल सप्लायर। तो फिर इंडिया में इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो हुई? तो इसमें तुम्हारी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट तुम्हारा बॉम्बे कॉटन मिल्स, यहाँ से तुम्हारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। सेकंड तुम्हारा कैलकाटा जूट मिल्स, जूट से रोप्स और बैग्स बनाए जाते थे। और थर्ड टाटा इंडस्ट्रीज, जहाँ पे जमशेद टाटा ने स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट की। अब उसी टाइम इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज पर पड़ा और इसी से उनको बूस्ट मिला। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर तुम्हें यही करना है। ये भी तुम्हें मैंने एकदम इजी वर्ड्स में समझा दिया। ठीक है, अब आता है तुम्हारा 5th चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हें 3 टॉपिक करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा प्रिंट रेवोल्यूशन। अब देखो, पहले के जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो तुम खुद ही सोचो बुक्स कैसे बनती होंगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है हैंड राइटिंग से। अब मॉन्क्स या स्क्राइब्स बुक्स कॉपी करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत स्लो प्रोसेस, बुक्स एक्सपेंसिव थी और नॉलेज लिमिटेड लोगों तक ही रहती थी। फिर क्या हुआ, 1440 के अराउंड गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की। इसकी हेल्प से बुक्स जल्दी प्रिंट होने लगी, बुक्स सस्ती हो गई और ज्यादा लोग पढ़ने लगे, इसीलिए इसको प्रिंट रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रिंट इन इंडिया। अब इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस पोर्टुगीज मिशनरीज लेकर आए। कहाँ? गोवा में। फिर धीरे धीरे रिलीजियस बुक प्रिंट हुई, उसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स बुक पब्लिश हुई, और उसके बाद स्टार्ट हो गए तुम्हारे न्यूज़पेपर्स। अब एग्जांपल, राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर्स का यूज रिफॉर्म्स स्प्रेड करने के लिए किया। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारा प्रिंट इन इंडिया में यही तुम पढ़ रहे होगे, बहुत ईजी है। ठीक है, थर्ड है तुम्हारा रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन नेशनलिज्म। अब ये भी सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर मेंटेन करना चाहती थी, लेकिन न्यूज़पेपर ने सच दिखाया। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि ब्रिटिश पॉलिसीज एक्सपोज हुई, फ्रीडम फाइटर्स के आइडिया स्प्रेड हुए और पब्लिक अवेयर हुई। इसीलिए ब्रिटिश ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया, ताकि न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल कर सके। तो समझ गए ना नेशनलिज्म में न्यूज़पेपर का क्या रोल था। सिंपली ब्रिटिश लोगों को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो ये टॉपिक भी तुम्हें एकदम सिंपल वर्ड में समझ आ गया होगा। इसके अंदर तुम्हें बस ये 3 टॉपिक ही करने हैं। अब तुम्हारे ये बाकी के 4 चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, इनकी PDF तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यू कैन लर्न इट, सर्च करना और PDF
डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 15 मिनट में तुम्हारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब कमेंट सेक्शन में तुम RIP हिस्ट्री लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।